अस्सलाम वालेकुम। वेलनेस बाय फरा की इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे इब्राहिम मैस्लो की नीड हायरार्की के बारे में और किस तरह वो डिफरेंट पेरेंटिंग स्ट्रेटजीज पर असरअंदाज होती है। कुछ वालिदैन को हम कामयाब वालिदैन तस्वर करते हैं और कुछ वालिदैन को हम इतने कामयाब वालिदैन नहीं तस्वर करते हैं। आखिर कामयाब वालिदैन ऐसी क्या तरीकाकार अपनाते हैं कि उनकी औलाद माशरे और समाज में इज्जत पाती है, वो माशरे के फाल शहरी बनते हैं। इब्राहिम मैस्लो की नीड हायरार्की का क्या लिंक है पेरेंटिंग स्ट्रेटजीज के साथ, ये सारी बातें आज की एपिसोड में हम करने वाले हैं। इब्राहिम मैस्लो की नीड हायरार्की में हमारी जरूरियात के मदारिज को वाजे किया गया है, जिनकी तादाद है 5। यानी हर इंसान दुनिया में आने के बाद अपनी फिजियोलॉजिकल बेसिक नीड्स को फुलफिल करना चाहता है। वो ये चाहता है कि उसे रोटी, कपड़ा और मकान मिले। जब उसकी प्राइमरी नीड्स या प्राइमरी मोटिव्स हल हो जाते हैं, उसका पेट भर जाता है, उसे प्यास नहीं लगी हुई होती, उसको सर्दी और गर्मी नहीं लग रही होती, उसको दर्द और तकलीफ का एहसास नहीं हो रहा होता, तो वो ढूंढने निकल पड़ता है सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। इंसान अपने आप को महफूज तस्वर करना चाहता है और यहीं से सोशलाइजिंग की बुनियाद पड़ती है। यानी इंसान मुआशरा तश्कील देता है और घुल मिलकर रहता है, क्योंकि इससे उसको तहफ्फुज का एहसास होता है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो है लव एंड बिलोंगिंगनेस, कि दरअसल हर इंसान को मोहब्बत और अफेक्शन की तलाश होती है। उसकी ये ख्वाहिश होती है कि उसको चाहा जाए और उसके इर्द गिर्द उसके चाहने वाले और उसके ऐसे लोग जिनको वो पसंद करता है उसके इर्द गिर्द मौजूद रहें। इसके बाद एक माशरे में रहते हुए हर इंसान की बुनियादी जरूरत है उसकी सेल्फ एस्टीम, यानी इज्जत नफ्स का एहसास, कि दूसरे लोग उसे इज्जत की और कदर की निगाह से देखते हो। जब ये मदारिज हम तय कर लेते हैं तो सबसे ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या खुदी का कॉन्सेप्ट होता है कि इंसान अपनी तमाम सलाहियतों को अच्छी तरह पहचानता है और उनको बरोएकार लाते हुए माशरे की बेहतरी और फलाह और बहबूद के लिए कुछ काम करता है। बहुत कम लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के दर्जे तक पहुंच पाते हैं और तकरीबन सारे इंसान दुनिया में आने के बाद फिजियोलॉजिकल नीड्स के साथ तो जरूर ही मुंसलिक रहते हैं। इस तरह ये हायरार्की ऊपर जाते जाते छोटी होती चली जाती है। अब ये जो नीड हायरार्की है इब्राहिम मैस्लो की, ये हमारी पेरेंटिंग स्ट्रेटजीज पर कैसे असरअंदाज हो सकती है, आइए हम इसका जरा जायजा लेते हैं। एक बच्चा जब दुनिया में आता है तो उसकी सबसे पहली नीड क्या होती है, खुद सोचकर बताएं। हर बच्चा दुनिया में आने के बाद रोता है और उसकी जो प्राइमरी नीड्स है वो ये है कि उसकी बाउल एंड ब्लेडर मूवमेंट है, यानी वो पखाना करता है, उसका पेट नरम होता है, फिर उसे भूख लगेगी, फिर वो खाना खाएगा। और बहुत टाइम तक, यानी कम से कम 1-1.5 साल तक का जो बच्चा है वो सिर्फ खाना खाता है और डेफिकेशन करता है। उसके अलावा हमें लगता है कि वो कोई और चीज लर्न नहीं कर रहा। तो उसकी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड यही होती है कि दरअसल उसका पेट भरा रहे, उसकी प्राइमरी नीड्स फुलफिल होती रहें, उसे सर्दी और गर्मी ना लग रही हो, उसके कपड़े उसे चुभ ना रहे हो, उसके पेट में दर्द ना हो रहा हो और उसका पेट भरा हुआ, उसे प्यास ना लगी हो। तो ये उसकी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड हुआ करती है। और सिगमंड फ्रॉइड ने भी इस चीज को नाम दिया था ओरल स्टेज की ग्रेटिफिकेशन का। ग्रेटिफिकेशन की उसकी प्लेयर जोन चेंज होती रहती है। सेम वे फिजियोलॉजिकल नीड्स बच्चे की पहली कैपेसिटी हुआ करती है जो वो चाहता है कि उसके वालिदैन उसको फुलफिल करें। ऐसे वालिदैन जो बच्चे की बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड बहुत शुरू के अरसे में जब उसको चाहिए पूरी करते हैं, तो ऐसे बच्चे ज्यादा फुलफिलिंग वे में आगे बढ़ते हैं। अब जब बच्चे की बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स अनमेट नहीं रहती, यानी उनको अच्छे और एहसन तरीके से पूरा किया जाता है, बेतहाशा रोने नहीं दिया जाता कि वो रो रो के बेहाल हो रहा है तब उसको थोड़ा सा फीडर मिल रहा है या फीड कराया जा रहा है, या फिर उसको कपड़े चुभ रहे हैं या वो गंदा है काफी देर से, तो ये चीज उसके ब्रेन के ऊपर असरअंदाज हो रही होगी और दरअसल एक ऐसे बच्चे को जन्म दे रही होंगी जो बड़ा होकर भी अपनी जो उसके डिफरेंट पर्सनैलिटी पैटर्न्स हैं उसमें वो बेचैनी का मुजाहरा करने वाला और चिड़चिड़ेपन और बेजारी का मुजाहरा करने वाला बच्चा बनेगा। अब जब बेसिक हायरार्की में फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी होती हैं तो अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है दरअसल कि उसकी सेफ्टी नीड्स पूरी हो, बच्चे को तहफ्फुज का एहसास हो। और तहफ्फुज का एहसास बच्चे को कैसे होता है? जब वो ज्यादा से ज्यादा अपनी मदर फिगर के पास में, अपनी माँ के पास रहता है। बच्चे की जो पहली जरूरत होती है वो उसकी माँ का टच होती है, कि उसको अपनी माँ की जिस्म का एहसास होता है, क्योंकि एक लंबे अरसे तक ना बच्चा ये डिटेक्ट नहीं कर पाता कि वो अपनी माँ से अलग है। वो दरअसल अपने आप को अपनी माँ के जिस्म का, फिजिकली भी अपनी माँ के जिस्म का हिस्सा ही तस्वर करता है।
यानी एक तो वो टाइम था कि जब हमल के वक्त वो वाकईतन माँ के जिस्म का हिस्सा था, लेकिन वज़ाए हमल के बाद भी एक लंबे अरसे तक, स्पेशली जिस टाइम में माएँ दूध पिला रही होती हैं, 2 से 2.5 साल तक का टाइम पीरियड होता है, तो इस टाइम तक भी बच्चा अपने आप को अपनी माँ के जिस्म का एक हिस्सा ही तस्वर करता है और उसकी बुनियादी जरूरियात में माँ का फिजिकल टच, उसका लम्स और उसके साथ इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन इन्वॉल्व है। ऐसे टाइम पे वो माएँ जो अपने आप को डिस्टेंट रखती हैं, दूर रखती हैं बच्चों से, अपनी जज्बाती सतह पर या अपनी जिस्मानी सतह पर भी, कि उनको पास नहीं आने देती हैं। वर्किंग मदर हैं जो बहुत ही छोटी एज पे बच्चों को घर छोड़कर जॉब्स पे चली जाती हैं और बच्चों को टाइम नहीं देती हैं, तो उनकी भी पर्सनैलिटी का एक सेगमेंट बड़े होने तक अनफुलफिल्ड रहेगा और वो इस कमी का एहसास हमेशा मौजूद रहेगा। यानी हो सकता है कि आपने किसी ऐसी नैनी के पास या नानी या दादी के पास भी छोड़कर जा रहे हैं और बच्चा उनके साथ उतना सफिशिएंटली अटैच नहीं हो पाया है, तो भी जो माँ की कमी का एहसास है वो उसकी जिंदगी में हमेशा मौजूद रहेगा। यानी सेफ्टी और सिक्योरिटी एक बच्चे की सेकंड बेसिक नीड हुआ करती है। उसमें बड़े होने के बाद भी, इवन जो बच्चे बड़े हो चुके हुए हैं, तब भी हमने ये इंश्योर करना है। अच्छा, छोटे बच्चों से हम बड़े बच्चों की तरफ भी आते हैं। ये तो था बिल्कुल छोटा बच्चा, लेकिन वो बड़े बच्चे भी, यानी आपके बच्चे 10 से 12 साल तक के हो चुके हुए हैं, उस टाइम पर वो स्कूल से आए हैं, उन्हें भूख लगी हुई है या शाम का वक्त है, खाने का वक्त है, उस टाइम पर आप उनकी डिसिप्लिनिंग शुरू कर देते हैं, उनको डांट डपट शुरू कर देते हैं, क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, तो ये वो टाइम होगा जो कोई नसीहत करने के लिए अच्छा वक्त नहीं होता। अच्छे वालिदैन के लिए ये प्रेडिक्ट करना कि कौन सी नसीहत किस टाइम पर मौसर होगी, हमारी सबसे बड़ी सक्सेस है। कि कब वो लोहा गर्म है और इस टाइम पर अगर हम उसको हिट करेंगे तो वो बेंड होगा, और किस टाइम पर वो सख्त रहेगा। तो जब बच्चे की बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स नहीं पूरी हो रही हैं, पहले तो हम नौमौलूद के हवाले से बात कर रहे थे, बड़ी एज में भी अगर बच्चों की नीड्स हम नहीं पूरी कर पा रहे और सिर्फ डांट डपट कर रहे हैं जबकि वो भूखे और प्यासे हैं या दर्द में है, तकलीफ में है, तो हमारी पेरेंटिंग उन पर असर नहीं कर रही। वो सिर्फ ये सोचेंगे कि हमारे वालिदैन हमें समझते नहीं है, इनको हमारी जरूरियात का एहसास नहीं है। तो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, उसमें एक बेसिक चीज है कि अगर बच्चा कोई चीज डिस्कस करता है ना, पहले कहते हैं नहीं नहीं तुम बताओ, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। जो ही वो बताता है उसको डांट डपट की जाती है, क्रिटिसाइज किया जाता है या मारा जाता है, तो दरअसल उसके अंदर वो सेंस ऑफ कनेक्शन वहीं पे टूट जाता है और वो तार टूट जाती है जो दरअसल जोड़े हुए है हमारे कम्युनिकेशंस को। एम्पैथी इस टाइम पर बहुत जरूरी है कि अंडरस्टैंड करें कि बच्चे की रियल पर्सपेक्टिव क्या है और वो क्या महसूस कर रहा है। ये चीज उसको तहफ्फुज़ का एहसास दिलाएगा, वो आपके साथ कम्युनिकेट करेगा और आप भी उसके साथ रेसिप्रोकल वे में अपना कम्युनिकेशन बेहतर कर सकेंगे। तो ये थी सेकेंड स्टेज नीड हायरार्की के हवाले से, कि जब फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हुई, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का बॉन्ड बना बच्चे के साथ आपका, तो थर्ड स्टेज के ऊपर हम चले जाएंगे और वो हमारा आ जाएगा लव एंड बिलोंगिंगनेस का। तब बच्चे को ये एहसास होगा कि जब मैं तकलीफ में होता हूं, मैं सेफ महसूस नहीं कर रहा किसी टीचर के गिर्द, किसी फैमिली रिलेटिव के गिर्द, कोई उसको हरास कर रहा है, इंटिमिडेट कर रहा है, उसको वायलेंस का सामना है, उसको बुलिंग का सामना है, ऐसी सारी मसाइल हुआ करते हैं बच्चों के। तो उस टाइम पर मेरे पेरेंट्स हैं जो मेरे लिए खड़े होते हैं और मुझे समझते हैं, तो उसके अंदर लव एंड बिलोंगिंगनेस का एहसास होगा और ये एहसास जनरलाइज हो जाएगा पूरी सोसाइटी के ऊपर। ऐसे बच्चे जिन्हें खुद ही अपनी जिंदगी में तहफ्फुज़ नहीं मिला, मोहब्बत और अफेक्शन नहीं मिली, स्पेशली फ्रॉम देयर मदर एंड पर्टिकुलरली फ्रॉम देयर पेरेंट्स, यानी वालिदैन और बतौर खास माँ की तरफ से, तो उनकी जिंदगियों का सेगमेंट एक खाली ही रहता है और वो उतने एम्पैथ नहीं होते, यानी वो दूसरों का दर्द महसूस करने वाले इंसान नहीं बन पाते हैं और ये चीज उनके अंदर एक सोसाइटी में भी कमी का एहसास पैदा किए रखती है। तो हमारे बच्चों का जब हम दर्द समझते हैं तो वो रेसिप्रोकल वे में हमारा दर्द समझते हैं, इस तरह हम एक दर्दमंद शहरी बनते हैं। लव एंड बिलोंगिंगनेस इन बच्चों की पूरी होती है तो वो ये चाहते हैं कि उनकी भी इज्जत की जाए। हम चाहते हैं ना हमारी इज्जत की जाए माशरे में, बच्चे भी ये चाहते हैं कि माशरा उनकी इज्जत करे और इज्जत का ये एहसास बड़ी इनिशियल एज पे डेवलप होता है। जैसे कि एरिक एरिक्सन की थ्योरी जो है जिसमें शेम वर्सेस डाउट का कॉन्सेप्ट है, तो उसने ये कहा है 18 माह से लेकर 3 साल तक का जो बच्चा है
उस टाइम पर उसके अंदर शेम एंड गिल्ट पैदा होना शुरू हो जाता है और वो ये चाहता है कि वो कोई काम कर रहा है तो इंडिपेंडेंटली काम करे, और जब वो कर ले तो उसको अप्रिशिएट किया जाए। वो कोई बहुत छोटा काम भी हो सकता है, मसलन अपनी हाइजीन का खुद ख्याल रखना, दांत ब्रश करना, फ्लश करना, अपनी मर्जी के कपड़े निकाल कर पहनना, और इस चीज पर उसको अप्रिशिएट किया जाता है तो उसकी इज्जत नफ्स में इजाफा होता है। यही चीज अगर हम इब्राहिम मैस्लो की नीड हायरार्की में अप्लाई करें तो हम ये समझते हैं कि सेल्फ एस्टीम का एहसास बच्चों में पॉजिटिव रेनफोर्समेंट से पैदा होगा, जो कि उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करेगा। इस तरह हम उनकी सेल्फ एस्टीम को डैमेज किए बगैर, जो कि हार्श क्रिटिसिज्म से यानी बेजा तनकीद करने की बजाय अगर हम छोटी छोटी चीजों पर उनको शाबाश देते हैं तो ये उनके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। इज्जत नफ्स का एहसास बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ इज्जत नफ्स का एहसास हमारे बच्चे में बहुत सी पॉजिटिव वैल्यूज पैदा करने में कामयाब होता है। वो ऐसे काम नहीं करेंगे छुप कर भी कि जो वो जाहिरन नहीं कर सकते, अच्छे को अच्छा समझेंगे, बुरे को बुरा समझेंगे। अल्लाह ने भी ऐसे लोगों को कामयाब करार दिया है, बस सदा का बिल हुस्ना, और वो जो लोग जो अच्छे को अच्छा समझते हैं, और बुरे लोगों को अल्लाह ने क्या कहा है, वक़ज़्ज़बा बिल हुस्ना, और बुरे लोग वो हैं जो झूठ को अच्छा समझते हैं। तो अच्छे को अच्छा समझना, बुरे को बुरा समझने का कॉन्सेप्ट सिर्फ उस शख्स के अंदर आता है जिसकी सेल्फ एस्टीम इंटैक्ट है, और वो पैदा करने में हम सबसे रिस्पॉन्सिबल है वालिदैन। बहुत कम बच्चे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाते हैं, या लोग बहुत कम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाते हैं, लेकिन अगर हम इन स्टेप्स को और प्रॉपर वे में साइंटिफिक टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं, प्लस हम अपनी हायर ह्यूमन वैल्यूज का ख्याल रखते हैं, तो यकीनन हमारे बच्चे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जा सकते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कब होगी, जब हम मुनासिब वक्त पर बच्चों को अपॉर्चुनिटीज देते हैं कि बच्चे अपने एक सर्टेन टाइम पीरियड में हम उन्हें मौका दे रहे हैं कि वो डिसीजन मेकिंग करें और अपनी फैसला साजी अपने तौर पर अपनी खुद इन्हिसारी के साथ कर सकते हो। इससे हमें एरिक्सन की थ्योरी याद आती है, जिसमें 12 से 18 साल तक की एज में आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन का टाइम पीरियड हुआ करता है, कि बच्चे अपनी सेल्फ आइडेंटिटीज को या अपनी शिनाख्त को अपनाते हैं कि दरअसल मुझे किस ग्रुप के साथ एफिलिएट करना चाहिए, मेरे रिलीजियस वैल्यूज क्या हैं, मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज क्या हैं, मैं कौन हूं और दरअसल मेरे फोर फादर्स कौन थे। इस तरह वो अपनी एक सर्टन शिनाख्त अप्लाई करता है, जो दरअसल अगले आने वाले सालों में उसके अडल्ट खुद में उसके लिए मददगार होती है कि वो कौन से कैरियर्स को और एस्पायरेशंस को अपनाता है, अपने आप को, अपनी जो पर्सनैलिटी है, अपनी जात है, उसके हवाले से क्या सोचता है, उसका सेल्फ इमेज कैसे डेवलप होता है। अगर वो कंफ्यूज्ड सेल्फ इमेज के साथ माशरे में आगे बढ़ता है तो वो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन नहीं होगा। फिजियोलॉजिकल नीड्स, बच्चे की जब बेसिक प्राइमरी नीड्स, जो उसकी सर्वाइवल नीड्स हैं, जो उसके जिंदा रहने का सामान है, पूरी नहीं हुई है तो हमारी नसीहत उन पर असर नहीं कर रही। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, अगर हमारे बच्चे हमारे होम इन्वायरमेंट में सेफ महसूस नहीं करते, हमसे कोई बात बताते हुए तहफ्फुज का एहसास नहीं होता, तो हमें बातें शेयर नहीं करेंगे, घर से भागे रहेंगे और किसी और चीज को जाए पनाह तलाश करेंगे। खराब दोस्तों में या अच्छे दोस्तों में नशे की तरफ जा सकते हैं, कोई भी बुरी कंपनी उन पर इन्फ्लुएंस हो सकती है, क्योंकि घर में वो तहफ्फुज नहीं मिल रहा जो चाहिए। थर्ड एस्पेक्ट हो गया लव एंड बिलोंगिंगनेस। अगर हम उनको तहफ्फुज नहीं दे रहे, मोहब्बत का एहसास नहीं दे रहे, उनकी बातें सुनकर उसको रिलेट नहीं कर पा रहे, तो वो भी हमें बदले में मोहब्बत नहीं दे पाएंगे और किसी और जगह जाएंगे मोहब्बत तलाश करने। उसके बाद इज्जत नफ्स का एहसास, जब हम उनकी डीड्स को, उनको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, उनके अच्छे अच्छे कामों को अप्रिशिएट करना और क्रिटिसिज्म को सिर्फ मुनासिब वक्त के लिए उठा रखना नहीं करेंगे, तो दरअसल वो ये सारी चीजें कहीं बाहर तलाश करेंगे। जब वो सारी चीजें बाहर तलाश करेंगे तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि रोल कंफ्यूजन और आइडेंटिटी क्राइसिस की तरफ जाएंगे। यकीनन हम इन छोटी छोटी प्रैक्टिसेस को अपनाएं तो हम भी शानदार वालिदैन बन सकते हैं। जरूर रिफ्लेक्ट कीजिएगा कि आप कौन सी पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस को अप्रिशिएट करते हैं और या फॉलो करते हैं। पेरेंटिंग स्ट्रेटजीज पर और हमारी पेरेंटिंग स्ट्रेटजीज में क्या गैप्स हैं, इन पर हम बात करेंगे अपनी अगली वीडियो में। मेरे चैनल के साथ बंधे रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लिप में। अल्लाह हाफिज।